भारतीय वास्तुकला की इस कड़ी में आप हमारे साथ देश भर में फैले कुछ चुनिंदा किलों की सैर करेंगे। हमारा लक्ष्य इन किलों की शिल्पकला, वास्तुकला और इंजीनियरिंग को समझना है। इन किलों के लिए चुने गए स्थानों की विशेषता क्या थी, किस तरह से पूरे शहर या सेना की रक्षा के लिए किलों को बनाया जाता था और किस तरह की वास्तुकला विशेषताओं के द्वारा ये महीनों तक दुश्मनों की सेना के हौसले पस्त करते थे। नमस्कार, मैं हूं स्नेहा गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। भारतीय वास्तुकला धारावाहिक की इस कड़ी में हम महाराष्ट्र और दिल्ली से होते हुए राजस्थान तक की यात्रा करेंगे। इन प्रदेशों में हम भारत के कुछ सबसे मजबूत और वास्तुकला की दृष्टि से नायाब किलों को विज्ञान की नजर से देखेंगे। हम अपनी पहली मंजिल तक पहुंचने के लिए महाराष्ट्र के शानदार तटों और मछली पालन पर निर्भर रहने वाले गांवों से होते हुए एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत वाले छोटे से लेकिन खूबसूरत गांव मुरुद तक पहुंचते हैं। मुरुद से एक तरफ समुद्र में करीब 1 किलोमीटर दूर मुरुद जंजीरा का किला है। ये भारत के अनोखे और अभेद समुद्री किलों में से एक है। इसे ठोस ज्वालामुखीय चट्टान के एक छोटे से द्वीप पर बनाया गया है। मौसम के द्वारा होने वाले समुद्री जल के उतार चढ़ाव को समझते हुए इस किले को बनाया गया था। इस किले के निर्माण में हम समुद्री जल विज्ञान की समझ का उपयोग देख सकते हैं। हम सैकड़ों सालों से प्रचलित डाव का उपयोग करके मुरुद जंजीरा की ओर बढ़ते हैं। पानी से घिरे होने के कारण इस किले का रणनीतिक महत्व रहा है। किले के ऊपर से सिद्धि शासकों द्वारा जहाजों पर नजर रखी जाती थी। इससे वो प्राचीन व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित करते थे। दिलचस्प बात यह है कि भारत के पश्चिमी तट पर खड़ा ये एकमात्र किला है जो डच, ब्रिटिश और मराठों के आक्रमणों के बावजूद अपराजय रहा है। मराठों ने इसे अपने कब्जे में लेने के लिए 13 से अधिक प्रयास किए। जब हम किले की ओर बढ़ते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हम प्रवेश द्वार नहीं देख पा रहे हैं, परंतु थोड़ा नजदीक पहुंचने पर जब 12 मीटर ऊंची दीवारों की विशालता का एहसास होता है, तब हमें प्रवेश द्वार और उसकी खड़ी सीढ़ियों की झलक दिखाई देती है। ये बेहतरीन वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग कौशल का कमाल है। इस विशेषता ने किले की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पहला लाभ ये था कि इससे यह सुनिश्चित हो सकता था कि प्रवेश द्वार किसी भी सीधी तोप के वार से सुरक्षित रहेगा। दूसरा, दुश्मन की नौकाओं को 12 मीटर तक किले के नजदीक पहुंचना पड़ता था ताकि वो मुख्य द्वार की ओर आक्रमण कर पाएं। ये मुरुद पर तैनात तोपों के लिए पर्याप्त दूरी थी ताकि वो दुश्मनों को आसानी से नष्ट कर सकें। ज्वार स्तर कम होने के कारण हमारे डाव का लंगर किले के द्वार से लगभग 15 मीटर दूर लगा है। मुख्य प्रवेश द्वार की ओर जाने के लिए मुरुद की विशाल दीवारों के साथ चलना पड़ा। किले की निचली नींवों पर सदियों से पड़ने वाली लहरों के चिन्ह आज भी दिखाई देते हैं। किले को सबसे पहले 15वीं सदी में एक स्थानीय मछुआरे ने समुद्र में एक विशाल चट्टान पर बनाया था। उसका विचार अपने समुदाय को समुद्री डाकुओं से बचाने का था। हालांकि अहमदनगर के निजाम शाह की नजर इस किले पर थी, इसलिए अहमदनगर राजाओं के सरदार सिद्धियों ने किले पर कब्जा कर लिया था। इन्होंने ही पत्थर का किला बनाकर अगली कुछ शताब्दियों तक इस पर शासन किया। इस किले का नाम मुरुद जंजीरा है। माना जाता है कि जंजीरा शब्द अफ्रीका के जजीरा शब्द से प्रभावित था, जिसका अर्थ है टापू। अंदर जाते ही हमें दीवारों पर पैनल दिखाई देते हैं, जहां एक तरफ एक बाघ द्वारा हाथी को जकड़ने वाला चित्र दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ 2 हाथी आपस में लड़ रहे हैं और 2 शेर उन्हें देख रहे हैं।
इन्हें सिद्धि शासकों का प्रतीक चिन्ह माना जाता था। ये किला 22 एकड़ में फैला है। ये पत्थरों से बना है जिन्हें सीसा, रेत और गुल के मिश्रण से जोड़ा गया है। किले में 19 बेस्टन यानी बुर्ज हैं, जिनमें से कुछ अभी भी बरकरार हैं और उनमें से कईयों में तोपें समुद्र की ओर इशारा करते हुए खड़ी हैं। किले की मुख्य इमारत अब खंडर में बदल चुकी है। लगभग 600 वर्षों के दौरान इसमें अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए महलों, क्वार्टर, मस्जिद, मंदिर सहित प्राकृतिक ताजे पानी की 18 मीटर गहरी 2 झीलों और कई कुओं आदि का निर्माण किया गया। किले की प्राचीर पर लगभग 200 से अधिक तोपें हैं। कुछ तोपें यहीं बनाई गई थीं और कुछ को यूरोप से भी लाया गया था। प्रवेश द्वार की रक्षा 3 प्रमुख तोपें करती हैं। इन्हें 5 प्रकार की धातुओं से तैयार किया गया था और इन तोपों से समुद्र में दूर तक गोला दागा जा सकता था। एक बड़ी तोप इसलिए प्रसिद्ध है कि ये सूरज की गर्मी में घंटों तक गोले दागने के बावजूद कभी गर्म नहीं होती थी। किले के कुएं भी अनोखे हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर होने के बावजूद इनका पानी मीठा है। ये पर्यटकों को आज भी पानी मुहैया कराते हैं। हमने भी इसका परीक्षण करने का प्रयास किया। वाकई पानी काफी ठंडा है। किले के अंदर ताजे पानी के विशाल तालाब हैं। असल में इन्हें बारिश के जल को संग्रहित करने के लिए बनाया गया था, ताकि ये मुरुद जंजीरा की पूरी आबादी को साल भर तक पानी उपलब्ध कराते रहें। मुरुद जंजीरा के निर्माताओं और स्थापत्यकारों ने रोजाना होने वाले ज्वारीय उतार चढ़ाव का अच्छी प्रकार अध्ययन करने के बाद इसके निर्माण की योजना बनाई होगी। सोलह सौ 87 में अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने समझाया था कि पृथ्वी के महासागरों पर सूरज और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के परिणाम स्वरूप महासागरीय ज्वार की घटना घटित होती है। पृथ्वी पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा के बल की तुलना में केवल 46% होने के कारण ज्वार की उत्पत्ति में अकेले चंद्रमा का योगदान महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सामने वाले महासागर को अपनी ओर खींचता है, जिससे एक उभार उत्पन्न होता है। वहीं पृथ्वी भी इस गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा की ओर खिसकती है, जिससे विपरीत दिशा वाले महासागर में एक उभार महसूस होता है। ये इसलिए भी होता है क्योंकि महासागर का यह हिस्सा चंद्रमा से सबसे दूर होता है, जिसके कारण इसके स्थान पर कम परिवर्तन होता है। इन 2 प्रभावों के कारण उच्च ज्वार और निम्न ज्वार की घटना घटित होती है। यदि आप तट पर हैं और चंद्रमा आपके सीधे ऊपर है, तो आपको उच्च ज्वार का अनुभव होगा, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटों में अपना घूर्णन पूरा करती है। इसलिए हमें लगभग 6 घंटे के अंतराल के भीतर निम्न ज्वार और उच्च ज्वार का अनुभव होता है। तो लगभग 6 घंटे के बाद पहला निम्न ज्वार होगा और लगभग 12 घंटे के दूसरे उच्च ज्वार के बाद 18 घंटे के बाद दूसरा निम्न ज्वार होगा। ये समय अंतराल पृथ्वी पर स्थान के आधार पर बदल सकता है। आपको याद होगा, सुबह किले में प्रवेश करते वक्त ज्वार का स्तर कम था, तो डाव का लंगर दूर ही डालना पड़ा था। अब शाम हो चुकी है और हम अपनी नाव के लौटने का इंतजार कर रहे हैं। अब ज्वार का स्तर ऊंचा हो गया है। पर्यटकों को लाने वाली नावें मुरुद जंजीरा के विशाल प्रवेश द्वार की सीढ़ियों तक आ रही हैं। जिस रास्ते पर हम पहले गए थे वो अब जलमग्न है। वाकई ये किसी आश्चर्य से कम नहीं। हमारा अगला पड़ाव भारत की राजधानी नई दिल्ली है, जहां हम इस शहर के किलों में से एक पुराने किले की ओर चलेंगे। हालांकि दिल्ली में पुराने किले से अधिक पुराने और भव्य स्मारक मौजूद हैं, लेकिन शायद ही उनमें से किसी में भी इतिहास की जड़ें इतनी गहरी हैं।
इस किले का वर्तमान रूप दूसरे मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी की देन है, जिन्होंने 16वीं सदी के मध्य में दिल्ली पर शासन किया था। हुमायूं ने 1533 में किले का निर्माण शुरू किया था, लेकिन कुछ ही सालों में शेरशाह सूरी ने उसे सिंहासन से हटा दिया था। 15 साल के बाद फिर से हुमायूं ने इस किले पर कब्जा कर लिया। हम पता लगाएंगे कि इस किले की कौन सी खासियत इसे अद्वितीय बनाती है। ये माना जाता है कि इसे इंद्रप्रस्थ नामक पवित्र स्थल पर बनाया गया था, जिसका उल्लेख मिथकों और इतिहास में मिलता है। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के अनुसार यहाँ पर 1500 ईसा पूर्व मानव बसावट के प्रमाण मिले हैं। यदि हम इस विशाल ढांचे की संरचना को देखते हैं तो पता लगता है कि इसकी योजना 2 किलोमीटर की परिधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी। पुराने किले की विशाल दीवारों की ऊंचाई 18 मीटर तक है। इन मोटी दीवारों में 3 विशाल दरवाजे बनाए गए हैं। इसके आसपास एक चौड़ी खाई है जो यमुना नदी से जुड़ी थी और इसके एक हिस्से को आज भी देखा जा सकता है। ये किला दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली निर्माण सामग्री में बदलाव का संकेत है। 16वीं शताब्दी के आसपास क्वार्ट्ज पत्थरों से हटकर संगमरमर और बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाने लगा था। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल के दौरान दिल्ली और इसके आसपास पारंपरिक निर्माण सामग्री के रूप में क्वार्ट्ज पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। हम इसका प्रमाण कुतुब मीनार, अलह दरवाजा और गयासुद्दीन तुगलक के स्मारकों में देख सकते हैं। लेकिन बाद में हुमायूं का मकबरा और लाल किले जैसे स्मारकों को बड़े पैमाने पर संगमरमर और बलुआ पत्थरों से बनाया गया। पुराने किले में संगमरमर के सीमित उपयोग के साथ साथ अलग अलग रंगों के बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया था। बलुआ पत्थर और संगमरमर की खासियत यह है कि दोनों पत्थरों पर नाजुक नक्काशी संभव है। दूसरी ओर क्वार्ट्ज ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित बेसाल्टिक चट्टानें हैं। पिघला हुआ लावा बड़े क्रिस्टलों से बनी कठोर चट्टानों के रूप में ठंडा होता है। दूसरी ओर क्रिस्टल किसी भी प्रकार की बारीक नक्काशी के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छेनी से ऐसे पत्थरों पर दरार पड़ जाती है। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम इन किलों के शिल्प, वास्तुकला और इंजीनियरिंग पर और अधिक चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए फिर से भारत की सबसे शक्तिशाली और वास्तुशिल्प परिष्कृत किलों के साथ हम अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं। किले की बाहरी दीवार को देखने पर पता चलता है कि ये लाल बलुआ पत्थरों से बनी है। दीवारों में 3 प्रवेश द्वार हैं, लेकिन सबसे प्रभावशाली है ये बड़ा दरवाजा। इसे आज किले के प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग किया जाता है। तीनों दरवाजे 2 मंजिला हैं और बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। इनके दोनों ओर 2 विशाल अर्धवृत्त स्तंभ हैं, जिन पर रंगीन संगमरमर और नीले रंग की टाइल से सजावटी काम किया गया है। पुराने किले के उत्तर और दक्षिण दरवाजों पर इस्लामी नोकदार मेहराब को देख सकते हैं, जो हिंदू छतरियों और वर्गों से मिलकर बने हैं। हम पूरे किले में ज्यामिति पैटर्न को भी देख सकते हैं। किले की वास्तुकला में मुस्लिम शैली की मेहराबों और गुंबदों में हिंदू तत्वों का एक अच्छा मिश्रण देखा जा सकता है। इसे बारीकी से समझने के लिए हम 1542 में शेरशाह द्वारा निर्मित किला-ए-कुहना मस्जिद को विस्तार से समझते हैं। इसे अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इस इमारत का मुख्य भाग सवाल जवाब नामक मेहराब से घिरा हुआ है। यहाँ मुख्य मेहराब के दोनों ओर मेहराबों का एक समूह है।
बाहरी मेहराबें दिल्ली क्वार्टजाइट पत्थर से बनी हैं, जो बहुत कठोर होने के कारण आसानी से तराशा नहीं जा सकता था, और अंदरूनी हिस्सा लाल बलुआ पत्थर से बना है। यहाँ की संरचनाओं में नोकदार मेहराबों का इस्तेमाल व्यापक रूप से किया गया है। एक नोकदार मेहराब को दो मेहराबों के मिलने वाले घेरे पर बनाया गया है, जो कि ऊपर मिलकर एक त्रिकोण बनाती हैं। ये त्रिकोण समद्विबाहु या समबाहु हो सकता है। मेहराब के आधार पर समान घुमाव देने के लिए इन मेहराबों के केंद्र को एक निश्चित स्तर पर रखा गया था। मेहराब की लंबाई और केंद्र की स्थिति को इसकी ऊंचाई से तुलना कर मेहराब के अनुपात एवं ऊंचाई को तय किया जाता है। वृत्तीय मेहराबों की तुलना में नोकदार मेहराबें आधार पर कम दबाव डालती हैं। इस तकनीक से अधिक लंबी और सटी हुई जगह बनाई जा सकती है। मेहराबों के साथ प्रवेश द्वार में छोटे झरोखे भी थे, जिन पर नक्काशीदार पट्टियां एवं पदक बने हैं, और इसे संगमरमर से भी सजाया गया है। प्रार्थना कक्ष से लगे अहाते से घोड़े के आकार वाली 5 शानदार मेहराबें खुलती थीं। अधिकतर मुगल संरचनाओं के समान ही इस किले के भीतर भी जल निकायों का निर्माण कराया गया था। चूंकि किला ऊंचाई पर है, इसलिए मुख्य कुएं को गहरा खोदा गया था, जिसमें ढलावदार 89 सीढ़ियां थीं। इनसे 22 मीटर नीचे उतरा जा सकता था। हम्माम या स्नान घर में गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था थी। यहाँ आज भी टेराकोटा पाइपों को देखा जा सकता है, जिनसे पानी लाया जाता था। आइए अब हम बलुआ पत्थर से निर्मित सुंदर अष्टकोणीय इमारत शेर मंडल की ओर रुख करते हैं। शेरशाह द्वारा निर्मित इस इमारत को दिल्ली की पहली वेधशाला में से एक माना जाता है। हुमायूं इसे पुस्तकालय की तरह उपयोग करता था। यही वो जगह भी है जहां 1556 में सीढ़ियों से फिसलने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। अब हम चलते हैं भारत के किलों के बेहतरीन शहर चित्तौड़गढ़ की ओर। ये राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों का हिस्सा होने के साथ ही यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। चित्तौड़गढ़ का निर्माण 7वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न मौर्य शासकों द्वारा करवाया गया था। ये 180 मीटर ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है। क्षेत्रफल के मामले में ये भारत का सबसे बड़ा किला है। ये 700 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। ये 3 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी बाहरी परिधि 13 किलोमीटर की है। प्राकृतिक तटबंधों के चतुर उपयोग के साथ किले की रक्षात्मक वास्तुकला ने मजबूत किलेबंदी का एक अनोखा उदाहरण पेश किया है। परिसर के रणनीतिक क्षेत्रों ने इन्हें सुरक्षा प्रदान की, जो उनकी सबसे पहली चिंता होती थी। पहाड़ियों और घाटियों की प्राकृतिक बनावट का सर्वोत्तम संभव तरीके से उपयोग किया गया था। किलाबंदी सामान्यतः पहाड़ पर की जाती थी। ये किले पहाड़, रेगिस्तान, नदियों और घने जंगलों जैसी प्राकृतिक बनावट का उपयोग करते हैं। किले की प्राकृतिक सुरक्षा को ऐसी संरचनाओं द्वारा और अधिक मजबूती प्रदान की जाती थी। 4.5 किलोमीटर लंबी दीवारों के पत्थरों पर चूने की चिनाई की गई थी। ये दीवारें जमीन से 500 मीटर ऊंची हैं। भूवैज्ञानिक रूप से राजस्थान की भूमि विभिन्न प्रकार की कठोर चट्टानों से समृद्ध है। उच्च गुणवत्ता वाले पत्थरों की उपलब्धता के कारण ईंटों का उपयोग लगभग अज्ञात था, और इसी कारण राजस्थानी निर्माताओं के लिए मजबूत और सुंदर किलों, महलों और मंदिरों का निर्माण करना आसान हुआ। राजस्थान की समृद्ध पत्थर कटाई कौशल कला को बड़ी संख्या में निर्मित बहुत ही सुंदर मूर्तियों में देखा जा सकता है। किले में कई शानदार इमारतें हैं, जैसे कि रानी पद्मिनी का महल। यहाँ की सबसे बड़ी इमारत राणा कुंभा का महल है,
इसी स्थान को रानी पद्मिनी के जौहर का स्थान माना जाता है। किले में 2 आश्चर्यजनक स्तंभ भी मौजूद हैं। एक है 9 मंजिला विजय स्तंभ, जिसे राणा कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों पर विजय की याद में 1440 में बनवाया गया था। यह स्तंभ 37 मीटर ऊंचा है और 3 मीटर ऊंचे आधार पर खड़ा है। ये वास्तुकला का एक अनोखा नमूना है, जिसे शहर के किसी भी भाग से देखा जा सकता है। टावर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए आपको 157 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। दूसरे स्तंभ को कीर्ति स्तंभ कहा जाता है, जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभ देव को समर्पित है। घेराबंदी के दौरान आत्मनिर्भरता के लिए किले की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक कई महीनों के लिए पानी की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करनी होती थी। चित्तौड़गढ़ किले के योजनाकारों ने स्पष्ट रूप से इस बात को ध्यान में रखा। इसीलिए किले में 84 जल निकाय बनवाए गए थे, जिनमें से 22 अभी भी मौजूद हैं। अक्सर चित्तौड़गढ़ किले को जल किला भी कहा जाता है। राजस्थान में जहां बारिश कम होती है और पानी के प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हैं, वहां किलों की स्थापत्य कला में विभिन्न जल भंडारण योजनाओं को ध्यान में रखा जाता था। इनमें तालाब, कुंड और बावड़ियां शामिल हैं। जब हम गर्मियों के दौरान किले के दौरे पर गए थे, तब भी एक प्राकृतिक झरना प्रसिद्ध गौमुख जलाशय में बह रहा था। इसके पानी को पवित्र माना जाता है। किले का 700 हेक्टेयर का 40% क्षेत्र जल निकायों और जलाशयों से घिरा है। जलाशयों की औसत गहराई लगभग 2 मीटर है। इससे स्पष्ट होता है कि इन जलाशयों की सालाना पानी भंडारित करने की क्षमता लगभग 4 अरब लीटर है। भरपूर पानी होने के कारण अकाल की परवाह किए बिना 50,000 सैनिकों की फौज किले में 4 साल तक रह सकती थी। भारत के इतिहास की कहानी साम्राज्यों के उदय और पतन की कहानियों से भरी हुई है और पूरे देश में स्थित किले इन कथाओं के प्रमाण हैं। भारत के इतिहास की कहानी साम्राज्यों के उदय एवं पतन की कहानियों से भरी हुई है और पूरे देश में स्थित किले इन कथाओं का प्रमाण हैं। ये किले प्रेम, शिष्टता, बहादुरी, साहस, षड्यंत्रों, दरबारों की राजनीति और साजिशों से भरे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये किले सैन्य वास्तुकला, नए शहरों, नगरीय योजनाओं और प्राकृतिक संसाधनों के सावधानी पूर्वक उपयोग की प्रगति के प्रतीक भी हैं। तो आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप अपनी राय और सुझाव हमें feedback@indiascience.in पर दे सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।